हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी बुक का 12th चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। जैसा कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, धारा का मतलब होना किस चीज़ का, प्रवाह होना या बहना। और विद्युत धारा क्या हो गया, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जो आवेश है वो किस दर से जो है वो प्रवाहित हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। और जो विद्युत धारा है उसको आई से प्रदर्शित करते हैं, देखिए ये आई, कैपिटल आई से। और जो आवेश होता है उसको कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, समय होता है उसको टी से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्यू बाई में टी। ये फॉर्मूला क्या बताता है, देखिए विद्युत धारा बताता है कि क्या हो रहा है, क्या होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं स्टूडेंट। आवेश क्या होता है, देखिए आवेश को आपने कई बार इस तरह से देखा होगा कि आप जब एक पेन को लेकर इस तरह से हेयर्स पे रब करते हो, उसके बाद इस पेन को छोटे छोटे पेपर पीसीज के पास लेकर जाते हो, तो ये जो पेपर पीसीज है वो इस पेन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षित का मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, इससे चिपकने लगते हैं स्टूडेंट। तो ये किस वजह से होता है, ये आपका जो पेन होता है ना वो आवेशित हो गया है। आवेशित होने के कारण जो है ना आपका पेन क्या कर रहा है, उन पेपर पीसीज को, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं पेजेस के, उनको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, उन पे उनको जो है खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये किसकी वजह से आपका पेन जो है वो आवेशित हो गया, इसकी वजह से हो रहा है स्टूडेंट। तो ये आवेश होता है जो आपके पेन पे आ गया है। या फिर आप देखते हो कई बार आपका जो टीवी स्क्रीन है या जो कंप्यूटर का मॉनिटर है बहुत देर तक ऑन रहता है, तो जब आप उसकी स्क्रीन को टच करते हो तो कुछ स्पार्क साउंड प्रोड्यूस होता है, वो आवेश के कारण होता है स्टूडेंट। या आप सर्दियों में स्वेटर निकालते हो तो स्पार्क साउंड प्रोड्यूस होता है, वो भी किसके कारण, आवेश के कारण होता है। तो यानी कि आवेश होता क्या है, वैसे पूछे आपसे, आपका जो 10th क्लास है उसमें आपसे इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि आवेश क्या होता है, लेकिन हम बता देते हैं आवेश जो है ना वो किसी पदार्थ का गुण धर्म होता है। ठीक है, क्या कौन सा गुण धर्म होता है, जिसके कारण जो पदार्थ है वो क्या करता है, दूसरे मटेरियल्स को या दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, या उन पे क्या करने लगता है, बल लगाने लगता है। जैसे हमारे पास पेन था, पेन को हमने इस तरह से किया, आवेशित हो गया। आवेशित होने के बाद ये क्या करने लगा, छोटे छोटे पेपर पीसीज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। आकर्षित करने लगा मतलब अपनी तरफ खींचने लगा, अपनी तरफ खींचने लगा मतलब उन पर बल लगाने लगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का गुणधर्म है जिसके कारण जो पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ पे क्या कर सकता है, बल लगा सकता है। इसके बाद बात आती है आवेश जो है ना वो कितने प्रकार का होता है। आवेश आपका दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं इसको, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो आपका जो धन आवेश होता है ना वो किस पर होता है, अब देखिए आवेश जो है ना दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। अब जो धन आवेश है वो किस चीज पे होता है, ऋण आवेश किस पे होता है, धन आवेश प्रोटॉन पे होता है और ऋण आवेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, यानी कि आपने 9th में पढ़ा था कि जो इस नेचर के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने हैं, अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और परमाणु के अंदर या अणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं स्टूडेंट। तो धन आवेश जो होता है ना वो आपका प्रोटॉन पे होता है, ऋण आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है। यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से याद रख सकते हो, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट। इसके बाद बात आती है कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, हमें पता चला, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। चलो ठीक है, अब बात आती है कि प्रोटॉन पे कितना धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे अगर ऋण आवेश होता है तो वो कितना होता है, अमाउंट की बात आती है। तो देखिए एक प्रोटॉन पे इतना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम स्टूडेंट। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलाम होता है स्टूडेंट। तो ये एक प्रोटॉन पे इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, दोनों पे देखिए बिल्कुल सेम होता है। इस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इस पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। डिफरेंस इसमें प्लस का होता है, इस पे माइनस का होता है स्टूडेंट। और इसके बाद देखिए ये पीछे जो लगाया है ना सी, यहाँ भी सी कूलाम, ये क्या है, आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश जो होता है ना, आवेश का
एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये बात अच्छे से, कूलाम। तो आपको से पेपर में कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है कि कूलाम होता है। और इस कूलाम को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। किसी आवेश लिख के, जैसे इस पे प्रोटॉन पे इतना आवेश होता है, पीछे कैपिटल सी लिख दिया ना, इसका मतलब इतना कूलाम आवेश। इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, तो माइनस का 1.6 गुना 10 की शक्ति -19 कूलाम। तो ऐसा यूनिट लगाना जरूरी होता है। जैसे आपका 9th क्लास में था, आपने पढ़ा था कि जो मीटर डिस्टेंस होता है ना, दूरी, उसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तो आप लगाते थे कि 20 मीटर है, 30 मीटर डिस्टेंस है, ये 50 मीटर है, तो पीछे मीटर लगाते थे ना, वो एसआई यूनिट था दूरी का। अभी हम क्या एसआई यूनिट है, ये आवेश का एसआई यूनिट क्या है? कूलाम। तो हम जब भी आवेश की बात करेंगे, इतना आवेश, तो आवेश के पीछे आपको कूलाम लगाना है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद है आवेश के गुणधर्म की बात करते हैं कि आवेश कि देखिए 2 गुणधर्म होते हैं। पहला कौन सा? एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि एक समान, यानी कि एक जैसे जो आवेश होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं स्टूडेंट। कैसे? जैसे आपके पास एक प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, जब इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे। ऐसे ही एक समान आवेश, पहला भी माइनस का, दूसरा भी माइनस का, जब इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी कि एक समान आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। ये आवेश का पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म क्या होता है? विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट। जैसे एक प्लस का है, एक माइनस का, विपरीत आवेश हो गया ना, एक प्लस का एक माइनस का, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे स्टूडेंट। तो ये है आवेश के गुणधर्म। तो पेपर में जो आपको याद रखने वाला बात है इसके अंदर कि विद्युत धारा क्या होती है, तो आप बता सकते हो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। और इस फॉर्मूले में आई विद्युत धारा, क्या हुआ आवेश, टी जो है वो समय है। इसके बाद आएगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आवेश कितने प्रकार का होता है? बता सकते हो 2 प्रकार का होता है। इसके बाद पूछेगा धन आवेश है वो किस पर होता है? प्रोटॉन पे होता है। आपसे पूछ सकता है कि एक प्रोटॉन पे जो धन आवेश होता है वो कितना धन आवेश होता है एक प्रोटॉन पे। तो अब इसका वैल्यू याद रखना, ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पे इतना आवेश होता है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि आवेश के गुणधर्म बताइए, तो आपको ये 2 आवेश के 2 गुणधर्म अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अभी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो है ना पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। देखिए क्या है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। कह रहा है, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। जैसे देखिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अब ये कह रहा है एक कूलाम आवेश की, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है ना, आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है। तो ये कह रहा है कि एक कूलाम आवेश की रचना, यानी कि हमें ये तो पता, अभी थोड़ी देर पहले ये पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलाम आवेश होता है। अब ये पूछ रहा है कि एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ना वो कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? देखिए जैसे आप क्या करते हो कि आपको कहता है कि आपका ना 10 रुपये में जो 2 पेन हैं वो आपके 10 रुपये में आते हैं। तो जो एक पेन है वो कितने का आता है? तो आप क्या करते हो, 10/2 यानी कि कितना आ जाता है? 5, यानी कि 5 रुपये का आता है। इस तरह से सोल्व करके बता देते हो ना आसानी से। वैसे ही हम बताना है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, तो एक कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उल्टा पूछ रहा है इसका। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमें चाहिए एक कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो संख्या है ना इसकी जगह हमें 1 चाहिए।
फिर 1 कूलाम, और इस इधर इतने इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा कि 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये इसके क्या आ जाएगी, डिवाइड में, भाग में आ जाएगी। तो यहाँ 1 बच जाएगा ना, देखिए 1, ये वैल्यू इधर ले आओ, इसकी मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आ गया, और इधर बच गया 1 कूलाम। इसके बाद क्या किया, ये पॉइंट हटा दो और ऊपर क्या रख दो, 10। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये जो है ना, इसको 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग कर दो। ऐसा कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा देखिए 100 हो जाएगा, 100, और नीचे 16 गुना 10 की शक्ति -19 हो गया, गुना ये जो 10 है ये क्या है, प्लस का, यानी कि इसकी शक्ति नहीं लिख रखा है, इसका मतलब इस तरह से है, तो यानी कि 10 की शक्ति 1 है इसकी। इसके बाद इज इक्वल टू किसके हैं, 1 कूलम के। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, ये जो है ना 10⁻⁻19 कूलम है, ये 10⁻+1 है। तो दोनों का पावर अगर एक जैसा होता तो ऐड हो जाता, ये प्लस का, ये माइनस का पावर है, ये प्लस का है, तो 19 में से प्लस का, यानी -19 में से प्लस का बन गया, कितना बचा, 10⁻⁻18 बच गया स्टूडेंट, इज इक्वल टू कितना, 1 कूलम। तो अब इसको थोड़ा सा आप सोल्व करोगे ना, 100/16 जो है ना वो होता है 6.25 इंटू ये जो 10⁻⁻18 नीचे है भाग में, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+18 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, 1 कूलम ऑफ आवेश में, 1 कूलम चार्ज के अंदर, 1 कूलम आवेश के अंदर। तो आपका आ गया 1 कूलम आवेश के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये बता रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। एक तो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कि 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए, तो आपको ये करके दिखाना है इस तरह से। एक आपका इस तरह से डायरेक्ट 1 नंबर में आएगा छोटा क्वेश्चन, तो आपसे पूछ लेगा कि 1 कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको याद रखना है 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पे कितना होता है, तो ये बताना होता है। और अगर पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको ये बताना है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके बाद देखिए वापस से विद्युत धारा पे आते हैं। विद्युत धारा क्या होता है, जैसे अभी पढ़ा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल टू क्या बाय में टी। आई क्या है, आवेश, सॉरी विद्युत धारा है, क्या क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है। तो हमारे पास ये पहला फॉर्मूला आ गया विद्युत धारा का। अभी आपको अगर क्या दिया हो, यानी कि आवेश दिया हो, समय दिया हो, तो आप जो है विद्युत धारा आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। इसके बाद आता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है ना वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। यानी कोई भी चालक होता है, चालक समझते हैं, चालक मतलब तार, वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चालक होता है उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कोई भी चालक उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है ना, वो किसी में कम हो रही है, किसी में ज़्यादा हो रही है, तो मापना पड़ेगा ना। जैसे कुछ वेट करते हैं, जैसे वेट करते किसी में 5 kg वेट है, किसी में 10 kg है, यानी कि वेट का जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है पता लग जाता है ना। और साथ में क्या लगाता है, यूनिट लगा होता है, तो पता लग जाता है कि ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। वैसे ही विद्युत धारा का भी एक ऐसा ही मात्रक है। इसको मापने के लिए ना इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। यानी कि किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तरह से लिखेंगे, मान लो उसमें 20 एम्पियर हो रही है तो इस तरह से लिखेंगे 20 एम्पियर। ठीक है, I इज इक्वल टू 20 एम्पियर। इसका मतलब हो गया उस चालक में 20 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो गया और इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, एक तो पूछेगा आपसे पेपर में सीधा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बता दोगे कि एम्पियर होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित करें। जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, एसआई मात्रक को परिभाषित करें,
SI मात्रक तो एम्पियर होता है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? अगर इसको परिभाषित करने की बात करें, इसका मतलब वो 1 एम्पियर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि 1 एम्पियर कितना होता है। तो स्टूडेंट 1 एम्पियर विद्युत धारा कितनी होती है बता दीजिए। ये फॉर्मूला है विद्युत धारा का। अब जो विद्युत धारा I है वो 1 एम्पियर कब होगा? ये जो I है वो 1 एम्पियर विद्युत धारा कब होगी? जब जो आवेश है वो 1 कूलम हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। तो 1 से कैंसिल होकर आपके पास 1 एम्पियर आ जाएगा। तो बता दीजिए उसको कि 1 एम्पियर विद्युत धारा कितना होता है कि जब 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उस विद्युत धारा को क्या कहेंगे? 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। तो ये विद्युत धारा को इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हो, 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा दे सकते हो। इसके बाद है जो विद्युत धारा होती है उसको मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि एक स्पीड जो चाल होती है, स्पीड, उसको मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर। और एक जो कोई भी गाड़ी है वो दूरी तय करती है, उसको मापने के लिए भी एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर। वैसे यहाँ एक विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है स्टूडेंट। और ये जो है ना एमीटर, वो आपका जो विद्युत परिपथ, जिस विद्युत परिपथ में लगेगा वो श्रेणी क्रम संयोजन में लगता है हमेशा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? आप इसमें आगे पढ़ोगे, 2 संयोजन होता है, एक तो श्रेणी क्रम, एक होता है पाशरव क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब हो गया ये कोई वायर है, ये कोई चालक है, ये कोई तार है जिसमें से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। आपको इसमें एमीटर लगाना है, जानना है कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो आप जो एमीटर लगाओगे ना, वो आपका एमीटर यहाँ कुछ इस तरह से लगेगा, ये वाला। तो इस तरह से इसको कनेक्ट किया है ना, तो ये जो संयोजन है ना एमीटर का, वो श्रेणी क्रम में है। इसको बोलते हैं कि ये श्रेणी क्रम में है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि एक वोल्ट मीटर होता है, वो ना पाशरव में लगता है। पाशरव का मतलब इस तरह से लगता है, वो ये वोल्ट मीटर हो गया। अब ये चालक है, तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। अगर इसमें आपको वोल्ट मीटर लगाना है ना, वोल्ट मीटर पाशरव क्रम में लगता है, वो इस तरह से लगता है। तो ये जो संयोजन होता है ना वो पाशरव क्रम कहलाता है, और ये वाला श्रेणी क्रम। तो आपका ध्यान रखना है कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है ना एमीटर, वो हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसके बाद है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है स्टूडेंट? जैसे देखिए, जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा को बहने के लिए ना विभवांतर का होना जरूरी है। अगर विभवांतर नहीं है ना तो विद्युत धारा नहीं है। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? कोई चालक होता है, कोई तार होता है, उसमें तार में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ये होते हैं ना। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना चालक के अंदर, वो क्या करने लगते हैं? चलने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। तो वो जो प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और वो जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं ना, वो किसकी वजह से हो रहे हैं या कब हो रहे हैं? जब उनको विभवांतर दिया जाता है। यानी कि जैसे आपके घर में ऐसे कोई तार का टुकड़ा मिल जाएगा, चालक मिल जाएगा। अब जैसे कोई सीधा चालक है, अब जब इसको बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको जब तक विभवांतर नहीं देंगे, तब तक आप इसको टच करके देखोगे, आपको करंट लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन तो है इसके अंदर, चालक के अंदर पहले से ही, फिर भी आपको करंट नहीं लग रहा। ऐसा क्या होता है कि जब आप बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हो तभी करंट लगता है, या तभी विद्युत धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होती है। तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए विद्युत धारा को बहने के लिए विभवांतर, नाम से पता चल रहा है विभव का अंतर होना जरूरी है स्टूडेंट। किसी भी चीज़ को बहने के लिए ना विभव का अंतर होना जरूरी है। जैसे आपका जो बैटरी या सेल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ये दोनों टर्मिनल के, जब तक दोनों टर्मिनल्स के विभव का अंतर रहेगा ना, तब तक, यानी कि जब तक विभवांतर रहेगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। जैसे कहने का मतलब विभव का अंतर का मतलब ये हो गया कि इस पे नेगेटिव जो टर्मिनल है, इस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मान लेते हैं इस पे ना 100 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन है। और इस पे प्लस का होता है तो इस पे मान लेते हैं 20 जो है ना प्रोटॉन है, या 20 जो है ना प्लस का चार्ज है। तो दोनों के विभव में अंतर हो गया। इस पर इसका विभव बहुत ज़्यादा है, इसका विभव कम है, ठीक है।
और दूसरा इसका विभव किसका है, माइनस का, इसका प्लस का। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जैसे ही दोनों टर्मिनल्स को किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, तार से जोड़ेंगे, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। और ये कब चलना स्टार्ट करेंगे, जब इनके बीच का विभव का अंतर रहेगा। जैसे ही विभवांतर जीरो यानी कि इस तरफ प्लस माइनस बराबर और इस तरफ प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे विभवांतर जीरो होगा तो आपका जो विद्युत धारा बहना है वह बंद कर देगा। जैसे आपको सेल या बैटरी लेके आते हो, इन्वर्टर बैटरी लेके आते हो, सेल लेके आते हो, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए नहीं चलते। जब आप लेके आते हो अच्छे चलते, इसके बाद धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं और एकदम से डेड हो जाते हैं लास्ट में। तो डेड होने का मतलब उनका विभवांतर जो है ना वो जीरो हो गया है। अब विभवांतर ही नहीं है तो जो आवेश है वो एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित नहीं होगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यानी कि कहने का मतलब आपको ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि विद्युत धारा को बहने के लिए विभवांतर का होना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब आप उसको विभवांतर दोगे। अब आगे क्वेश्चन आता है कि विभवांतर जो है ना, अभी किस चालक को विभवांतर जो हम कैसे दे सकते हैं। तो किसी चालक को विभवांतर देने वाले यंत्र होते हैं, जैसे आपका सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये अलग से क्वेश्चन आता है। अब ये जो चीज़ें है ना, हर एक चीज़ बोर्ड पे लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप ये चीज़ें ना साथ साथ एक नोटबुक रखिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए उन चीज़ों को समझ के, और ये सारी चीज़ें नोट करते जाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक तो क्वेश्चन आता है जैसे विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी होता है, तो विभवांतर होता है। दूसरा आपसे पूछे कि विभवांतर जो है ना, किसी चालक को विभवांतर जो है वो प्रदान करना है। विभवांतर जो है ना किसके द्वारा या किस यंत्र द्वारा जो है विभवांतर पैदा किया जा सकता है, तो सेल या बैटरी ऐसे यंत्र है जो किसी चालक को भी विभवांतर प्रदान करते हैं। तो सेल या बैटरी आप बता सकते हो। इसके बाद है विभवांतर का एक सूत्र होता है। विभवांतर को ना कैपिटल V बड़े V से जो है प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर होता है किया गया कार्य बटे में आवेश। किया गया कार्य बटे में आवेश का मतलब हो गया कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, और उसको विभवांतर बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये किया गया कार्य कौन सा कार्य है, जो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया है, और ये आवेश है जिस आवेश को हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गए हैं, तो उसको विभवांतर बोलते हैं। तो विभवांतर आपका V से प्रदर्शित करते हैं, किया गया कार्य W से, आवेश क्या उससे। तो आपके पास ये दूसरा फॉर्मूला आ गया विभवांतर का, V = W में क्या। तो इसमें दो चीज़ें दी है, तो तीसरी आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद है SI मात्रक। देखिए जो सबका विभवांतर है ना वो एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। सेल का विभवांतर कम होता है उससे, जो उसके बाद जो बैटरीज होती है उनका विभवांतर ज़्यादा होता है सेल से। तो जो विभवांतर होता है ना उनको भी मापने के लिए एक SI यूनिट या SI मात्रक की जरूरत पड़ती है। जैसे इससे पहले हमने विद्युत धारा को मापा एम्पियर में, आवेश को मापा कूलाम में, ठीक है। वैसे ही SI मात्रक जो होता है ना विभवांतर का, वो वोल्ट होता है। वोल्ट जिसको हम कैपिटल V से जो है प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। और ये जो वोल्ट है अपने घरों में देखा होगा, जितने भी आपका कूलर, पंखा, ठीक है, जो होते हैं, वॉशिंग मशीन, वहाँ पे लिखा होता है इस तरह से 220 वोल्ट, ये लिखा होता है ना, तो वो विभवांतर लिखा हुआ है, 220 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। इसके बाद है विभवांतर को मापने वाले यंत्र। अब विभवांतर है तो उसको मापने के लिए किसी यंत्र की जरूरत पड़ेगी, और उस यंत्र का नाम है वोल्टमीटर स्टूडेंट, ठीक है। और वोल्टमीटर को हमेशा और हमेशा पासरों क्रम में लगाते हैं। कोई भी विद्युत परिपथ है, ठीक है, उसमें अगर आपको विभवांतर मापना है तो क्या लगाओगे, एक यंत्र, और उस यंत्र का नाम वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को किस में लगाओगे, पासरों क्रम। पासरों क्रम में कैसे लगाते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, अभी दोबारा बताते हैं। देखिए ये कोई चालक है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें का हमें क्या निकालना है, विभवांतर। तो हम क्या लगाएंगे, वोल्टमीटर। ये लग गया वोल्टमीटर आपका, ठीक है। तो इस वोल्टमीटर को इस तरह से जो कनेक्ट करते हैं ना, तो ये पासरों क्रम होता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एक एमीटर होता है जो विद्युत धारा को मापता है, उसको
श्रेणी क्रम में लगाते हैं, दूसरा वोल्टमीटर होता है जो विभवांतर को मापता है, इसको पासरों क्रम में लगाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसआई जो विभवांतर के एसआई मात्रक को परिभाषित करें। तो किसी चीज को परिभाषित करने की बात है ना, सिर्फ पूछे कि एसआई मात्रक क्या होता है विभवांतर का, तो वोल्ट बता देना। अब उससे एसआई मात्रक को परिभाषित करें तो इसका मतलब वो 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होता है स्टूडेंट, 1 वोल्ट जो है ना विभवांतर कब होगा, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा V = W में क्या हो, तो जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट का कब होगा, जब ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि 1 वोल्ट कब होगा, जब जो किया गया कार्य 1 जूल होगा और किस पे किया गया, 1 कूलाम आवेश पे। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश पे जब 1 जूल कार्य किया जाएगा तो जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट का हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। तो ये था विभवांतर के बारे में। तो इस चीज़ को आप कभी भी मिक्स मत कर देना, दिमाग में रखना एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है और विभवांतर को मापने वाला जो यंत्र है वो वोल्ट मीटर है। देखिए नाम के पीछे मीटर लग गया ना, जैसे एम मीटर लग रहा था। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर लग रहा है। मीटर का मतलब कुछ ऐसा यंत्र है जो किसी चीज़ की रीडिंग दे रहा है। जैसे 9th क्लास में स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर था ना, मीटर का मतलब कोई ऐसा यंत्र जो रीडिंग दे रहा है, और ये वोल्ट मीटर है, रीडिंग किसकी देगा, वोल्ट की, यानी कि ऐसा इसकी विभवांतर की, जिसको वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट मीटर हो गया। एम मीटर वो भी एक मीटर है, वो किसकी रीडिंग दे रहा है, विद्युत धारा की, किसमें, एम्पियर में। ठीक है, तो ये है हमारा विभवांतर। इसके बाद है स्टूडेंट ओम का नियम। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या होता है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है बिल्कुल एकदम। देखिए ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के 2 सिरों के बीच का विभवांतर, कह रहा है कि जो ओम के नियम के अनुसार कोई भी चालक है, कोई भी तार है, उसके 2 सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है ना, देखिए अभी बार बार यही आएगा कि जो विभवांतर आएगा ना, तो चालक के 2 सिरों के बीच का विभवांतर, क्योंकि विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर, और विभव का अंतर हमेशा चालक के 2 सिरों की बात करेंगे, यानी चालक के इस सिरे पर कितना विभव और इस पे कितना, और विभवांतर है तभी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा चालक के 2 सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु चालक का ताप समान रहना चाहिए। ये होता है ओम का नियम। क्या था देखिए, वैसे ओम के नियम में क्या होता है, ओम के नियम में विद्युत धारा और आपका जो विभवांतर था, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, ये ओम जो है ना एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था, इसने कहा था कि जैसे जैसे आप विभवांतर को बढ़ाते जाओगे ना, आपका जो विद्युत धारा की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी, आई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी साथ साथ। देखिए आपको पता भी है, जैसे छोटा सेल होता है उसका विभवांतर कम होता है, उसमें विद्युत धारा कम होती है। बैटरी होती है उसका विभवांतर ज़्यादा होता है, तो उसमें विद्युत धारा ज़्यादा होती है। या फिर आप देखते हो कि आपका जो घर है, घर के अंदर आप जो टीवी फ्रिज चलाते हो, वहाँ 220 वोल्ट लिखा होता है, विभवांतर लिखा होता है 220 वोल्ट। और जैसा आपका कि कहीं ज़्यादा, यानी कि जहाँ ट्रेन्स वगैरह चलती है, या फिर जहाँ जो ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं, वहाँ पे देखिए जो वोल्ट लिखा होता है ना, 11,000 वोल्ट लिखा होता है, और इस तरह से खतरे एक डेंजर्स का साइन बनाया होता है। तो इसका मतलब वहाँ इतने 11,000 वोल्ट, यानी कि विभवांतर ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, वहाँ विद्युत धारा भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो ज़्यादा लगेगा वहाँ पे। तो कहने का मतलब विभवांतर को जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, तो विद्युत धारा भी बढ़ती जाती है। और ये ओम ने बताया था, वी और आई के बीच में ये रिलेशन था, जो ओम ने क्या किया था, एक नियम दे के बताया था। इसने कहा कि किस चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या है, समानुपाती है किसके, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। ठीक है, और समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है इसका इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब आप अगर किसी चालक में जो विभवांतर है वो बढ़ा दोगे तो जो विद्युत धारा है वो भी बढ़ जाएगी, विभवांतर कम कर दोगे तो चालक की विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये समानुपाती का मतलब होता है। इसके बाद क्या होता है,
जो समानुपाती का साइन होता है ना, इसको जब भी हटाते हैं इक्वल टू का लगाते हैं तो एक कांस्टेंट या नियतांक का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी करेंगे। तो v इज इक्वल टू लगाया, यहाँ एक नियतांक आता है, गुणा में हमारा आ गया i, और ये जो नियतांक है यहाँ पे r आता है, जिसको हम कहते हैं कि ये चालक का प्रतिरोध है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू आर आई। तो v जो है वो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है, i जो है यहाँ पे वो क्या है, चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, और r है चालक का प्रतिरोध। तो ये है बड़ा सिंपल सा ओम का नियम। आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना। आपको इस तरह से कोई दो चीज़ें दी हो तो तीसरी निकाल सकते हो। न इस फॉर्मूले से आप एक फॉर्मूला आई का भी बनता है, देखिए कैसे बनेगा। ये जो आई है इसको आप अकेला छोड़ दीजिए, इसके साथ गुणा में है ना, आप आई को अकेला छोड़ दोगे, आर जो गुणा में है वो वी के किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि वी बाई आर। तो यहाँ आपके पास एक आई का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही आप प्रतिरोध का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिरोध के साथ आई क्या है, गुणा में है, तो आर को अकेला छोड़ दो, ये किस में आ जाएगा, वी अपॉन में आई आ जाएगा। तो इस तरह से एक फॉर्मूले से हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, यानी इनमें से कोई भी 2 चीज़ दी हो तो तीसरी आप आसानी से निकाल सकते हो। ये था हमारा ओम का नियम।